जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आपसे कुछ ही दिन के बाद सीजीएल का प्रीलिम्स होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके कवर कर लेते हैं। कम से कम मुझे लगता है 30 सेट तक लेकर जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद उसका पेपर हम डिस्कस कर देंगे, क्वेश्चन बैंक मतलब मैथ का, ठीक है ना। तो देखिए आज के क्लास में हम सेट नंबर 17 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं साथियों। और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, जितने भी ट्रिक्स बनते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर रखने वाले आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए मेरे भाई। और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत ही कम मिल रहा मेरे भाई और ग्रो भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। लाइक तो जरूर कीजिए मेरे भाई। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा कि एक लंब जो है पिरामिड का आधार है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ 30√3 सेंटीमीटर है। तो आयतन पूछ रहा है पिरामिड का क्या होगा। तो देखिए पिरामिड और प्रिज्म दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, उसको उस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे हम। तो पिरामिड और प्रिज्म हमेशा पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन पीटी में और मेंस में तो पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पिरामिड का आयतन आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है मेरे भाई, पहले लिख लेते हैं। पिरामिड का आयतन जो होता है वो होता है आपका 1/3, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला जो लिख रहे हैं होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है ना, ऊंचाई हाइट, ठीक। अब यहाँ आधार का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, जिस आकार का जो है पिरामिड रहेगा ना उसके आधार का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है पिरामिड का जो आधार है ना वो समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 1/3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे भाई, √3/4 होता है ना, √3/4 ए का मान कितना है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला प्रिज्म है, ठीक है, पिरामिड है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये बेस है, ठीक। अब देखिए √3/4 8 इंटू 8 इंटू ऊंचाई कितना है मेरे भाई 30√3 दिया हुआ है, तो 30√3 हो गया। अब देखिए क्या है, ये √3 कितना आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये मेरे भाई 2 बार में कट जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, 8×2 = 48, 480 आ गया सेंटीमीटर है। तो क्यू हो जाएगा, वॉल्यूम आपसे पूछा है नहीं आयतन, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो ये पिरामिड का आयतन यदि पता है आपको तो कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको इस तरीके का क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, अलजेब्रा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि a बराबर 299, b बराबर 298 और c बराबर जो है 297 है, तो आपसे पूछा 2a³ + 2b³ + 2c³ - 6abc का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे भाई इसका फार्मूला। अब देखिए आपको पता है ना कि a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है मेरे भाई, क्या होता है a + b + c/2 होता है इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का जो है ना होल स्क्वायर, इतना होता है ना। अब देखिए यहाँ पर आपसे इतना नहीं पूछा, इसका डबल है ना, ये डबल ही है ना। तो यदि हम 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं मेरे भाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो देखिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a³ + 2b³ + 2c³ - 6abc बराबर क्या होगा a + b + c इंटू a - b का होल स्क्वायर क्या होगा 299 - 298 का होल स्क्वायर, मतलब 1 हो जाएगा प्लस फिर 1 हो जाएगा, फिर एक बार c - a होगा 2 का 297 - 299 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 ही हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा a + b + c यदि हम जोड़ते हैं तो 9 8 17 17 7 24 के 4 बाकी 2 हो जाएगा।
उसके बाद 9 27 दूनी 29 के 9 बाकी 2, फिर 6 2 8 इंटू कितना हो जाएगा 6 मेरे भाई, 6 24 के 4 बाकी 2, 9 6 54, 2 56 के 6 बाकी 5 और 48 5 5364 इसका आंसर आएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आपको देखिए इतना टाइम लग गया मेरे भाई बताने का था तभी, ठीक है ना। यदि आपको ये सब पता रहता तुरंत खटाखट एकदम बना देते, ठीक है ना। सीधे बोलते इतना कमाना, अच्छा ठीक है फार्मूला ये होता, तुरंत निकल जाते, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फार्मूला याद रखिए मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब एक और फार्मूला होता है पता है ना, ये होता है मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, ठीक है ना। ये भी फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और पसंद आया मेरे भाई ट्रिक, ये फार्मूला और बताने का प्रोसेस, तो वीडियो लाइक कर दीजिए। साथियों इस पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरना है। जितना ये लंबा दिख रहा है मेरे भाई उतना ही शॉर्ट इसका सोल्यूशन होगा। देखिए बोल रहा कि एक टैंक में जो है पानी के 2 नल हैं, जो खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटा और 18 घंटा में भर सकते हैं, ठीक है ना। यह देखा गया कि टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है, यानी लीक है मेरे भाई, छेद है नीचे, जो 36 घंटे में पूरी तरीके से भरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और रिसाव बिंदु को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है, तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ नहीं करना मेरे भाई, जहां भी आपको रिसाव दिखता है या छेद है टंकी में या उस लीक हो रहा है मेरे भाई, वो एक नल ही मानकर चलना है उसको, वो नल जो है वो खाली करने वाला है, ठीक है ना। कुछ नहीं इधर उधर दिमाग लगाना है, जो भी रिसाव वाला रहे, लीक रहे, छेद रहे, तो उसको खाली करने वाला एक नल ही मान लेना है, ठीक है ना। तो देखिए एक नल है मेरे भाई, एक नल है 12 घंटा में भर सकता है, दूसरा नल जो है 18 घंटा में भर सकता है। अब जो है लीक है मेरे भाई, अभी क्या बोले, उसको हम एक नल ही मान लेंगे जो कि खाली करने वाला है, ठीक है ना। तो 36 घंटे में पूरी तरह से खाली करना है, मतलब 36 घंटा में कर रहा है, ये माइनस लगाएं ताकि पता लगे ये कि खाली करने वाला नल है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये 36 टोटल कैपेसिटी आ गया उस टैंक का, मतलब क्षमता। तो देखिए इफिशियंसी निकालेंगे मेरे भाई, इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना आया 3 आया, ये 2 आएगा, ये -1 आएगा। अब क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो खत्म हो गया। यदि खाली टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और रिसाव बिंदु को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है। अब देखिए क्या है ना, बोल रहा है दोनों नल को पहले कितना देर के लिए हम मेरे भाई 1 घंटे के बाद ठीक कर देंगे। यदि खाली टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल देते हैं, तो दोनों नलों को एक साथ खोलेंगे मेरे भाई, तो ये दोनों नल जो है कितना की इफिशियंसी से जब भरेगा, तो बोलिएगा 3 + 2 मेरे भाई 5 की इफिशियंसी से भरेगा, ठीक है ना, 5 की इफिशियंसी से भरेगा। उसके बाद पता नहीं है कि नीचे भी लीक है, उसके बाद जो है ना रिसाव बिंदु को जो छेद है मेरे भाई, ये टंकी को 1 घंटे के बाद जो है ना इसको बंद कर दिया जाता है। मतलब 1 घंटे तक ये भी चल रहा, रिसाव वाला भी चल रहा है, तो 1 घंटे तक चल रहा, हम एक खाली करेगा 1 घंटा में, 1 की इफिशियंसी से 1 लीटर खाली करेगा। अब देखिए अब वो भी 3 और 2 की इफिशियंसी से 1 ही घंटा तक चलता है ना इसके साथ, तो 3 + 2 × 1 यहाँ पर छिपा हुआ, ठीक है ना। यदि बोलता कुछ और 2 घंटे के बाद बोलता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 5 - 1 कितना हुआ मेरे भाई, फाइनली कितना भरा रहा, तो 4 लीटर भरा रहा, ठीक है ना। अब देखिए 4 लीटर ये मेरे भाई भरा गया है, ठीक है ना। अब जो है खाली टैंक कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा, इतना देर तक मेरे भाई ये जो लीक के कारण था, इतना इसको बंद करने से पहले 4 लीटर भरा गया। अब बचता कितना मेरे भाई 32 लीटर। अब कौन कौन भरेगा, तो बोलिएगा यही दोनों भरने वाला नल भरेगा, क्योंकि ये रिसाव वाला तो बंद कर दिए है ना। तो अब देखिए ये कितना की इफिशियंसी, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 2 = 32, इतना आएगा। तो ये 6 घंटा तो आएगा ही मेरे भाई, इसको मिनट में बदलेंगे ये घंटा में, तो 12 दूना 24 मिनट हो जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 24 मिनट हो जाएगा, मतलब 6 घंटा 24 मिनट। और उसके बाद बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है आपका, हाँ टैंक कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा। तो यहाँ देखिए पहला 1 घंटा लगा मेरे भाई, उधर
1 घंटे के बाद ये सब प्रक्रिया बंद कर देंगे हम, जो छेद था। उसके बाद यहाँ 6 घंटा 24 मिनट लगा, तो टोटल कितना लगेगा मेरे भाई, +1 घंटा इधर भी जुड़िएगा ना, तो कितना आएगा, 7 घंटा मेरे भाई 24 मिनट लग जाएगा उसको भरने में पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं मेरे भाई, जो भी प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लिए। अब देखिए, एक नल है 12 घंटा बढ़ता, दूसरा 18 घंटा में, तीसरा जो है ना वो रिसाव के कारण 36 घंटा में वो खाली कर देता है भरा हुआ नल को, उसके बाद भरा हुआ टैंक को। उसके बाद इसका एफिशिएंसी मान लिया, और उसके बाद इसका जो आया ये मतलब क्षमता मान लिया इसका टोटल एलसीएम, और उसके बाद एफिशिएंसी 3 आया, इसका 2 आया, इसका 1, यानी 3 के भर रहा है, 2 से भर रहा है, 1 से खाली कर रहा है। अब देखिए 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाए, मतलब 1 घंटे तक ये तीनों नल चलता है, दोनों भर ये रहा, वो ये तीसरा का जो है छेद के कारण ये भी निकाल रहा होगा अपना पानी। तो देखिए यहाँ 3 + 2 ये 5 की एफिशिएंसी से भर रहा होगा मेरे भाई। 1 घंटा बाद बंद किया जाता, तो 1 घंटा तक तो भरा होगा ना। लीजिए 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, × 1 - 1 × 1 कर देते हैं। अब समझ में आया ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब ये 1 घंटा में 3 × 2 = 5 × 1 5 भरा, और ये घंटा में रिसाव वाला 1 लीटर खाली कर रहा पर मिनट घंटा, तो 1 घंटा के लिए 1 लीटर खाली करेगा, तो टोटल नेट क्या आएगा, 4 लीटर भराएगा उस टंकी में, टैंक में। तो अब देखिए 4 लीटर भरा गया, बचता कितना मेरे भाई, 32 लीटर, 36 लीटर टोटल भरना है, तो 32 लीटर भरना है। तो अब कितना भरेगा, यही दोनों भरेगा, तो 3 + 2 5 की एफिशिएंसी से, तो 6 सही मतलब 6 घंटा 24 मिनट आया। और उसके बाद पहले 1 घंटा चल चुका है, दोनों तीनों चल चुका है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा यहाँ चला और 6 घंटा 24 मिनट यहाँ, तो 7 घंटा 24 मिनट आ गया। तो इस तरीके से करना है, बाकी कुछ नहीं है। ये मान लीजिए खाली करने वाला नल है, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं, डरना नहीं है। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि b + c = ax और c + a = by और a + b = cz है, तो आपसे पूछ रहा 1/9 × 1/x + 1 + 1/y + 1 + 1/z + 1 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो सुटेबल मेथड है मेरे भाई, मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर चाहें तो आप a, b और x का मान रख सकते हैं, x, y, z और a, b, c का मान, ठीक है ना। तो देखिए यदि a का मान मेरे भाई 2 रखते हैं और x का मान भी जो है ना वो 2 रखते हैं, तो कितना आएगा, 2 2 4, और b का मान भी 2 रखना पड़ेगा और c का मान भी 2 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 2 4 और 2 + 2 4 सेटिस्फाई कर रहा। उसी तरीके से इसका भी 2 रखेंगे, इसका भी 2 रखेंगे, इसका भी 2, इसका भी 2, ठीक है ना, सब 2 2 रखेंगे, हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा हूँ 1/9 × 1 कितना हो जाएगा, x का मान कितना रखे हैं 2, 2 + 1 कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। फिर वही 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 मेरे भाई। ये 1 + 1 + 1 3/3, ये तो 1/9 है मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका है। और दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ये क्या था, वैल्यू पुट करने का, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा देर हो सकता है कि वैल्यू ना पता हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस वक्त नहीं आता है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से x बराबर क्या निकाल लेंगे मेरे भाई, b + c/a निकाल लेंगे। उसी तरीके से y बराबर निकाल लेंगे a + c/b। उसी तरीके से z बराबर निकाल लेंगे a + b/c, इतना निकाल लेंगे। अब उतना का वहां बैठा देंगे। देखिए 1/9 मेरे भाई इंटू 1/x का मान कितना निकालें, b + c/a + 1 है मेरे भाई। अब इसको थोड़ा सा एक टर्म को समझ लीजिए, उसके बाद फंडा आगे भी वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर ये चला जाएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + b + c मेरे भाई। उसके बाद अगला भी टर्म में आएगा नीचे, यहाँ पर b/a + b + c आएगा मेरे भाई। फिर अगला टर्म में आएगा c/a + b + c आएगा ना। तो एलसीएम लेंगे, a + b + c हो जाएगा, तो a + b + c ये सब कट जाएगा ना, तो a + b + c बटे a + b + c आ जाएगा ना। 1/9 तो है, खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/9 आ गया ना मेरे भाई। यही ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे मेरे भाई वो रख लीजिए, लेकिन मेरा सलाह है कि आप दोनों मेथड हर तरीके से रहिए। हो सकता है वैल्यू पुट ना हो, तो हम बेसिक जो तरीका है वैल्यू पुट कर यहाँ पर बैठा कर रख सकते हैं। तो हर तरीके से मैं आपको सोच आपकी डेवलप कर दूंगा मेरे भाई। बस हमारे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक। जितना मैं भटकाऊँ मेरे भाई, आपको भटकने नहीं दूंगा, ठीक ना, मेरा वादा है। और आप वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना।
साथियों देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, खास करके सिंपल इंटरेस्ट में। बोल रहा कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर जो है 6% प्रति वर्ष है, अगले 3 वर्षों के लिए जो है 10% और 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष है। ठीक, यदि किसी व्यक्ति को 7 वर्ष के बाद जो है टोटल 12,771 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो आपसे पूछ रहा उसने कितनी राशि निवेश किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, मान लेते हैं 100 रुपया राशि इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है ना, यहाँ पे 100% मान लेना है कि 100% मेरे भाई इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है ना, निवेश किया। ठीक है ना, तो निवेश राशि में लिख देता हूँ, निवेश राशि। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तरीका। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्षों के लिए 6%, तो क्या होता है, ब्याज असल में होता है मेरे भाई टाइम इंटू रेट। ठीक है ना, तो 2 इंटू 6 करेंगे मेरे भाई 6% प्लस फिर अब उसके बाद फिर 3 वर्षों के लिए 10%, तो 3 इंटू 10% करेंगे मेरे भाई। उसके बाद कितना वर्ष, 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, तो 5 वर्ष हो गया, 2 वर्ष इधर 3 वर्ष इधर, 5 वर्ष हो गया। उसके बाद अधिक अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगता है, और कोई व्यक्ति 7 वर्ष के बाद चुकाता है इतना रुपया उसको मिलता है। तो देखिए 2 वर्ष यहाँ कर लिए, 3 वर्ष यहाँ, 5 वर्ष, तो बचता कितना है मेरे भाई, 7 वर्ष के बाद लेते तो 2 वर्ष बचता है। तो 2 वर्ष में कितना के रेट से देर मिल रहा होगा इसको ब्याज, तो 12% के रेट से मिल रहा होगा ना, तो प्लस 2 इंटू 12% करेंगे ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बाकी जो समय बचेगा ना मेरे भाई, वो ये बाकी का रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये नहीं भी बोलता ना, तो बोलता सिर्फ यहाँ बोलते शेष समय के लिए 12% लगता है, तो भी यही काम करते। ठीक है ना, बस ऐसे ही बढ़ा दिया, लिख कर लंबा चौड़ा कर दिया सवाल को, बाकी कुछ नहीं। देखिए अगले 2 वर्ष के लिए 6%, फिर उसके अगले 3 वर्ष के लिए 10%, फिर बचा हुआ समय टोटल 7 वर्ष के बाद लेता है, तो 3 2 5, बाकी 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट, 12% हो गया मेरे भाई। अब जो कि मिलता है यही ब्याज होता है, बोले ना कि तुरंत ब्याज होता है टाइम इंटू रेट, यही ब्याज कितना होता है मेरे भाई, 12,771 रुपया। तो आप जोड़िए 12% ये हो जाएगा, प्लस 30% ये हो जाएगा, प्लस 24% ये हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, जो कि 12,771। देखिए यहाँ समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट हम कर सकते थे, लेकिन सभी को सांस लेकर चलना मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 12 24 36 36 30 कितना 66%, 66% बराबर इतना है मेरे भाई, तो 100% कितना हो जाएगा 12,771। तो 100% डायरेक्ट नहीं लिख देते हैं, 66%, तो 100% माने निवेश पूछ रहा हूँ, तो निवेश कितना माने 100%, 100% बराबर हो जाएगा 127.71/66 इंटू 100, इतना माने मेरे भाई। अब देखिए 11 से काटेंगे 6, 11 11 कम 11 11 कम 11 6 11 तक 66, 11 कम 1। ठीक है ना, अब ये 6 से क्या कटेगा, तो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा। हाँ, 2 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 3 8 24, 3 7 21, ये 50 बार में कटेगा मेरे भाई। तो 50 इंटू 387 करेंगे, 0 7 35 का 5, बाकी 3 8 40 3 43 के 4, बाकी 4 5 4 19,350 रुपया। कोई कहीं ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके का जब भी सवाल आए और सिंपल इंटरेस्ट में आएगा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसको स्टार मार्क कर लीजिए संभव हो सके तो इस तरीके से करना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कितना वर्ष के लिए हो गया, बाकी कितना वर्ष के लिए बचा है, तो उसको और रेट जो बचा हुआ है अगले परसेंट दिया हो उससे मल्टीप्लाई करके इतना कर देना। ठीक है ना मेरे भाई, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। बोल रहा है एक जो है 12 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है मेरे भाई 60 डिग्री है, और मीनार के निचले भाग से अवनमन कोण जो है थीटा है, जिससे कि 3 थीटा बराबर 3/4 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि √3 का मान जो है 1.732 लेना है। ठीक है ना, 1.732। तो देखिए सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी सवाल आता है मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। यदि आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं मेरे भाई इस टॉपिक में, तो आपका क्वेश्चन 90% वहीं पर सॉल्व हो जाता है, बाकी 10% कैलकुलेशन जो आपके हाथ में है। ठीक है ना, तो देखिए 12 मीटर ऊंची इमारत है, तो 12 मीटर ऊंची इमारत बनानी है। ठीक है ना, 12 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से मेरे भाई, इस शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार होगा इसके शीर्ष का उन्नयन कोण मेरे भाई कितना है, तो बोल रहा है 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री होने के लिए इसको पहले मिलाएंगे पैरेलल, ठीक है ना, समतल, तो 60 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए ये जमीन है, मान लेते हैं ये जमीन है मेरे भाई। ठीक है ना, अब जो देखिए बोल रहा क्या
कि मीनार के निचले भाग से अवनमन कोण, और मीनार के निचले भाग से जो है अवनमन कोण कितना डिग्री है मेरे भाई, वो है थीटा है, ठीक है ना, जो कि tan थीटा बराबर 3/4 बता रहा है, यानी tan थीटा बराबर 3/4, ये 3 होगा मेरे भाई तो ये 4 होगा, ये ना। तो यहाँ पर देखिए असल में 12 है, बोल रहा 12, यहाँ बोल रहा 3 थीटा बराबर 3/4, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या चीज से मल्टीप्लाई किया होगा तो 12 आया मेरे भाई, 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तब ना, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 16 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा ना यहाँ। अब ये 16 है मेरे भाई, ये भी 16 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, 60 डिग्री जब होता है तो ये √3 होता है मेरे भाई, और ये 1 होता है। तो लेकिन यहाँ हम 16 है, यानी 16 से मल्टीप्लाई किया है मेरे भाई, तो इधर भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16√3 और ये 16 देखिए √3 1 आ रहा है अनुपात में, ठीक है ना। तो अब बस हो गया, आपसे यही पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब 16√3 मेरे भाई, 16√3 + 12 पूछ रहा, ठीक है ना। अब 16 × 1.732 लेंगे मेरे भाई, +12 करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप 1.732 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 बाकी है, 19 के 9 बाकी है, 42 3 बाकी 4 10 हो जाएगा, 2 3 7 1, ठीक है ना, 2 के 1 बाकी 1 7 7 2, अब कितना 27.712 है मेरे, और 12 जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 0.712, ये 9 हो जाएगा, ये 3 39.71 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 39.712 मीटर आ रहा है, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है 39 पॉइंट, तो ऑप्शन डी है मेरे भाई 39.68, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आ रहा ना, ये फाइनली 39 आ रहा, उसके बाद लास्ट में 1-2 अंक का अंतर होता है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए फिगर ड्रॉ करना, ठीक है ना, और फिगर ड्रॉ तभी आपको करने आएगा जब आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि एक संख्या जो है ना 2x16 को जो है 4 और 9 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो परिणामी संख्या जो है 9 का वर्ग है, ठीक है ना। तो x का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ बोल रहा है 2x16 जो है मेरे भाई, ये नंबर है, ये 4 और 9 से विभाज्य होने वाली, तो 4 और 9 से विभाज्य होने वाली, यही जैसी बोला मेरे भाई क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 से विभाज्य होने के लिए क्या है, लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 का मल्टीपल हो या 4 से डिवाइड हो, ठीक है ना। तो लास्ट का 2 डिजिट 16 है, 4 से डिवाइड हो रहा, तो मतलब 4 से ये सेटिस्फाई कर रहा। अब देखिए यहाँ पर 9 से डिवाइड का रूल क्या कहता है कि जितने भी अंक है मेरे भाई, जितने भी डिजिट है, उन सभी के डिजिट का सम जो है ना 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जोड़ेंगे 2 1 3 3 6 9 से डिवाइड हो रहा है मेरे भाई, लेकिन x का मान अब क्या रखें कि फिर 9 से भी डिवाइड हो गए, तो x का मान यहाँ यदि हम 3 रखते तो 3 तो डिवाइड होगा ही नहीं मेरे भाई 9 से, तो 9 3 12 हो जाता है ना, तो 9 से तो 9 ही रखना पड़ेगा x का मान, तब जाकर मेरे भाई वो जो है 9 से भी डिवाइड होगा फिर, ठीक है ना। तो 9 से डिवाइड होगा, यानी x का मान जो है 9 रखेंगे, यानी 2916 मेरे भाई, तो क्या होगा, ये सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो परिणामी संख्या 9 का वर्ग हो, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, जो परिणामी संख्या आएगा 81 आएगा, 9 का वर्ग मतलब 81, आप देख लीजिएगा 4 × 9 डिवाइड मारते हैं ना, 4 और 9 से डिवाइड का मतलब 4 36 से डिवाइड, 4 और 9 से दोनों, देखिए 4 7 28, 4 2 8, 4 9 36, देखिए 81 आ रहा है, यानी 9 का स्क्वायर आ रहा है मेरे भाई, तो ये सेटिस्फाई हो रहा, तो x का मान जो होगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ही सिंपल, बोले नहीं यहीं तक खत्म हो गया क्वेश्चन, बाकी कुछ दम ही नहीं था, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा O एक वृत्त का केंद्र है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त को C पर स्पर्श करती है, यदि एंगल A और C बराबर 80 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल BCX का मान क्या होगा। तो देखिए और फिगर आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना, और O जो है मेरे भाई सर्किल है और इसका केंद्र O है, उसके बाद जो है वृत्त C पर स्पर्श करती है, ठीक है, कोई बात नहीं।
यदि एंगल ए और सी बराबर, एंगल ए और सी जो है 80 डिग्री दिया हुआ, तो देखिए एंगल ए और सी मिलाते हैं। सबसे पहले एंगल ए और सी मेरे भाई ये जो है ना, ये है कितना डिग्री है मेरे भाई, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है एंगल बी सी एक्स का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है मेरे भाई, यदि समझ गए तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए को सी से मिलाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ए को सी से मिलाएंगे मेरे भाई, जैसे ही मिलाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यदि एंगल ये मेरे भाई बी सी एक्स पूछ रहा है ना, यदि एंगल ये थीटा होगा मेरे भाई, तो एंगल सी ए बी कितना होगा, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल सी ए बी, तो बोलिएगा ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे मेरे भाई, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के माध्यम से ये एंगल जो है यदि अल्फा होगा तो ये भी अल्फा, यदि एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। जिसे ये एक सर्किल है, ठीक है ना, ये स्पर्श लाइन गया है मेरे भाई। अब मान लीजिएगा एक यहाँ पर ये वृत्त बना लेते हैं, सॉरी एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल ये स्पर्श लाइन के द्वारा जो थीटा बनेगा मेरे भाई, वही ये थीटा यहाँ बनेगा। यदि इसके साथ अल्फा बनेगा तो यहाँ भी अल्फा ही बनेगा, ठीक है ना। इसको हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ज्योमेट्री बताएंगे। तो फिलहाल देखिए अब क्या है ना, अब कुछ रहा क्वेश्चन में दम रहा। अब देखिए ये 80 डिग्री हो गया और ये रेडियस, ये भी रेडियस मेरे भाई, दोनों रेडियस बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। तो ये 80 हो गया, बचता कितना है 180 में, तो 100 डिग्री बचेगा। तो ये जितना होगा ये 50 होगा, ये भी 50 होगा, त्रिज्या है ना, तो दोनों भुजा बराबर है, दोनों कोण भी बराबर होगा, तो 50-50 होगा। आपसे पूछ क्या रहा था, एंगल बी सी एक्स, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दम नहीं था, बस क्वेश्चन को सिर्फ मिलाना था, 2 पॉइंट को मिलाना था, ओ को सी से और ए को सी से, बस। और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों पसंद आया होगा ये। साथियों जो क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इतना बार रिपीट कर चुकी है एसएससी मेरे भाई, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या एमटीएस हो या फिर जीडी हो, एसएससी, ठीक है, सभी एग्जाम में ये पूछे जाता है। और डायरेक्ट इसका आंसर मैं बताऊंगा। देखिए बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जो है एडी बीई और सीएफ जो है बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करने वाली माध्यिकाएं हैं, ठीक है ना। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछ रहा त्रिभुज एफजीई का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई इसका डायरेक्ट आंसर, इसका जो भी होगा क्षेत्रफल, इसका 1/12 होगा। तो 1/12 करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 156 का 1/12 13 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे भाई ये त्रिभुज बना लिए, ठीक है ना, ये त्रिभुज बन गया। अब इस पर जो माध्यिका है नाम दे देते, त्रिभुज ए बी सी है ना त्रिभुज। अब देखिए माध्यिकाएं एडी है मेरे भाई, बी है और सीएफ होगा, ठीक है ना, सीएफ है, एडी बीई और सीएफ, ये माध्यिकाएं मेरे भाई जो जी पर कट करती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेप्ट करती है। नहीं भी बोलता तो जी पर कट करेगा ही, हम जी ही मानते वही होता है। तो देखिए अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ तो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल है। तो एफ जी का क्षेत्रफल यानी एफ जी यानी यहाँ पर बनाना पड़ेगा मेरे भाई, हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो ध्यान देना मेरे भाई, एफ जी रट्टा मार लो, एफ जी पूछे या आपसे एफ डी जी पूछे या आपसे ये पूछे डी ई जी पूछे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 त्रिभुज बन रहा है मेरे भाई, सब अलग अलग। तो ये तीनों त्रिभुज अलग अलग मतलब सेम त्रिभुज होगा, एरिया भी सभी का बराबर होगा। और जो ये एरिया होता है मेरे भाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/12 होता है। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एफ जी ई पूछ रहा ना, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई 12 होता है, 1/12, ठीक है ना। तो 1/12 इंटू कितना हो 156 मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जैसे कि देखिए अब मेरे भाई यहाँ पर क्या है ना, ध्यान से देखिए, जितना जितना अभी बोल रहे हैं सब लिख लेना मेरे भाई, नोट्स में अपना बहुत काम देगा। अब जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज बन गया, जिसे आपसे एफ जी डी का क्षेत्रफल पूछता मेरे भाई, अब मैं रेड मार्क से कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल पूछता मेरे भाई, तो भी वही होता 1/12 एरिया ऑफ एबीसी, यानी ये त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 1/12 हिस्सा।
अब या फिर ये भी पूछता मेरे भाई, ये भी पूछता, ये सब पूछता एरिया, तो कितना होता मेरे भाई, तो भी होता 1/12 एबीसी का क्षेत्रफल का 1/12 भाग। तो देखिए, और ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर ही होगा ना, 1/12 हो रहा, तो सभी तो बराबर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना मेरे भाई, ये याद रखिए 1/12 होता। लेकिन अब देखिए त्रिभुज, 3 त्रिभुज और बन रहा, जैसे 6 त्रिभुज, इसमें त्रिभुज तो बहुत बन रहा, देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब इसको मिटाते हैं मेरे भाई, एक और बनाते हैं, ठीक है ना, एक और बना लेते हैं, जिससे देखिए समझाने के लिए जरूरी है मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन में सभी चीज समझ जाओ, ठीक है ना। जैसे ये है, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ, देखिए डी ई एफ है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना त्रिभुज बना है मेरे भाई, टोटल 6 त्रिभुज बना है, नाम दे देते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। अब या तो आपसे पूछ देता मेरे भाई, ये जी है ना, ये जी है, तो आपसे पूछ देता मेरे भाई कि त्रिभुज ए जी एफ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो याद रखना, ये त्रिभुज 6 बनेगा से, जब माध्यिका के कटान बिंदु से जो त्रिभुज बनता है 6 को बनता है, और 6 का त्रिभुज मेरे भाई आपस में बराबर होता है, जो कि होता है इसका कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/6 हो जाएगा मेरे भाई। याद रखना, त्रिभुज ए लिख लेना, त्रिभुज ए जी एफ बराबर त्रिभुज ए जी ई बराबर त्रिभुज ई जी सी बराबर त्रिभुज सी जी डी बराबर त्रिभुज बी जी डी बराबर त्रिभुज बी जी एफ, सभी बराबर होगा मेरे भाई, बराबर बराबर कर देना, बराबर त्रिभुज एरिया हो जाएगा एबीसी के क्षेत्रफल का 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 त्रिभुज बन रहा है, 6 वो बराबर होगा, एरिया सभी को बराबर होगा, तो 6 वो बन रहा था, इसका क्या होगा, 1/6 ही तो होगा ना। तो ये ध्यान रख लेना मेरे भाई, और ये सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है ना, ये चीज। आप देखिए यहाँ पर क्या है ना, और आपसे ये पूछता है यदि, ठीक है, नहीं वो बता चुके हैं, ठीक है ना, तो इतना ही याद रखिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और ये पसंद आए तो ये वीडियो फैला दो मेरे भाई, लाइक आना चाहिए 100 लाइक कम से कम, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोला 6 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा का अधिकतम मान क्या है। देखिए फिर आ गया ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई, तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब आपके सामने a sin थीटा प्लस b cos थीटा रहे मेरे भाई, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान दोनों पूछ सकता है। तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम जो है मेरे भाई, इसका सीधा हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा और कोस थीटा के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस। अब यहाँ पर मैक्सिमम कौन होगा मेरे भाई, तो प्लस वाला वैल्यू होगा, और मिनिमम जो है वो माइनस वाला वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैक्सिमम मान पूछ रहा, तो मैक्सिमम मान प्लस वाला हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे भाई प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन दोनों में रहता है, माइनस में भी रहता है प्लस में भी रहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पूछ रहा है कि मिनिमम। तो ये आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में मेरे भाई कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का मान मैक्सिमम और मिनिमम इतना होता है, ठीक है ना। और ध्यान रहे कि इसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, इसके अलावा फॉर्म चेंज कर सकता है, लेकिन फॉर्म इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, यदि नहीं है ना तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, तब निकालना है, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, एलिगेशन का है, बोल रहा है कि 80% और 90% शुद्ध अम्लीय विलयन को 87% शुद्ध अम्लीय विलयन का 20 लीटर प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए जो है लिए गए 80% शुद्ध अम्लीय विलयन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 80% शुद्ध अम्लीय विलयन की मात्रा पूछ रहा। तो सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पर एलिगेशन में क्या लिखते हैं, ये ऐसे करके लिखते हैं, और यहाँ पर जो चीज लिखते हैं मेरे भाई, इन दोनों नंबर के बीच का जो संख्या रहता है वही लिखते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों नंबर के बीच कौन सा 87, ऐसे में जो मिलाया जाता है मिक्सचर यही तो होता है। जैसे ये 80% और 90% को मिलाएंगे तब 87% बोल रहा है बिलियन प्राप्त हो। 87% हो मेरे भाई, एक 80% वाला ले लिए, दूसरा का जो है 90% वाला ले लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो मिलता है मेरे भाई, वो 20 लीटर प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। तो हमको 20 लीटर इससे प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए निकालेंगे तो 3:7 आ रहा है। हमको बोल रहा है 20 लीटर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन 3 और 7 आ रहा है, मतलब 10 आ रहा है, लेकिन हमको वो बोल रहा है यही 10 का वैल्यू जो है 20 लीटर के बराबर है, मतलब 10 आ रहा है, असल में बोल रहा है 20 लीटर हमको चाहिए, ठीक है ना। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 2 मेरे भाई। तो आपसे पूछ रहा 80% शुद्ध विलयन की मात्रा, मतलब इसके 80 के सामने कौन है, 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 लीटर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है, बाकी कुछ नहीं।
और यदि समझ नहीं आता है तो कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू बीच में होता है, बीच वाला देखना कौन बीच में वैल्यू है, ठीक है ना, वही रख देना, ठीक है ना। ऐसे पता चल जाएगा कि मिलाने के बाद कितना मिल रहा। तो यही तो मिक्सचर होता है, बीच वाला ही मिक्सचर तो होता है ना। ये पहला बिलियन था, ये दूसरा बिलियन, उसके बाद मिलाएंगे तो मिक्सचर होगा। तो यही मिक्सचर 87% बनता है, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, और सेट नंबर 17 का जो है लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार और याद दिला दें आप लोग को कि जो भी भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत मेहनत से इतना वीडियो आपके सामने बनाते हैं, और कंटेंट एक मेरे भाई खुद से तैयार करते हैं, हर एक तरीके से सोचते हैं कि कितना अच्छा मतलब आपको बेस्ट से बेस्ट दे, ठीक है ना, कितना अच्छे तरीके से आपको बताएं ताकि समझ भी आ जाए और कैलकुलेशन करने से भी बच जाए, ठीक है ना। उस पर हम हर एक क्वेश्चन पर मैं एनालिसिस करता हूँ, हर एक क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। और जो लगता है रेलिवेंट है वही मैं आपको देता हूँ। हालांकि हर तरीके से मैं बताते चलता हूँ ताकि एक मेथड बोले तो दूसरा याद रहे, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि यदि 16 बराबर जो 16 माइनस के बराबर जो है 4y प्लस 3/2 इंटू 4y माइनस 3/2 है, तो के का मान पूछ रहा है आपसे। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए 16 माइनस के बराबर मेरे भाई, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा माइनस 9/4 हो जाएगा ना। तो यहाँ 16 कैंसिल, तो के बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 9/4 आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो के बराबर 9/4, यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन कराएं सभी के सभी समझ आया होगा, और समझ आया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों फिर सेट नंबर 18 के लेकर बहुत ही और अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं जितना हम दे रहे हैं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा, और अपना विचार भी रख सकते हैं मेरे भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।